हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का टेस्ट सीरीज़ जो है वो लेकर आई हूँ। आज इसमें मैंने मोस्टली लिटरेचर के क्वेश्चंस रखे हैं, ग्रामर के तो बहुत ही कम है। और लिटरेचर के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। केवीएस ने जो एलडीसी में क्वेश्चंस पूछे थे, ये एक्चुअली केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2014 में, 18 में, और उस मतलब इसी में ही एग्ज़ाम इनका हुआ है 2013, 14, 18, यही मतलब इसमें इसके अलावा हुए नहीं हैं इनके एग्ज़ाम। तो उस समय पीजीटी में तो सिलेबस था, मतलब पीजीटी में तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था, मगर टीजीटी में नहीं था, उसमें पेडागोजी थी। तो इन्होंने क्या करा, एलडीसी में वही जो क्वेश्चंस थे वो उन्होंने 31 क्वेश्चंस वही वाले पूछ लिए थे जो उनका पुराने पेपर यूएसए के पेपर्स में से आते थे। तो आज मैंने वही उन्हीं जैसे क्वेश्चंस का, जैसे उन्होंने जब पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं 14 में, 18 में, जो कोई पेपर 17 में, 18 में, 14 में जो पेपर हुए हैं केवीएस के, तो उन्होंने जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने वही क्वेश्चंस इसमें कंपाइल किए हैं। क्योंकि एलडीसी में उन्होंने टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे और उन्होंने रैंडमली राइटर्स के पूछे, क्योंकि उनका जो सिलेबस था उस समय वो बिल्कुल वही सिलेबस था जैसा DSSS का है, शेक्सपियर एंड हिज वर्क्स एंड इंडियन राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स और रोमांटिक एज। तो वो इस तरीके का सिलेबस उन्होंने दिया हुआ था और उसी से संबंधित क्वेश्चंस उन्होंने उसमें पूछे। तो रैंडम क्वेश्चंस वो पूछ लिया करते थे। उन्हीं पेपर्स में से क्वेश्चंस लेके उन्हीं पेपर्स को वो मतलब नज़र में रखते हुए मैंने आज का पेपर आप लोगों के लिए तैयार करा है। और फिर मैं अब आप लोगों को उसमें, अब मुझे नहीं पता कि इसमें से कितना आएगा कितना नहीं, क्योंकि लिटरेचर के बारे में वी आर नॉट श्योर कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड, लेकिन जो भी है मैंने अपनी तरफ से प्रयास करा है। तो ये है आपका लिटरेचर एंड ग्रामर, तो इसे बहुत कम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जी पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये आता है कि इसमें लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इसीलिए लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन को ही हमने पहले लिया है और ग्रामर वाले क्वेश्चंस को बाद में लिया है। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा। द ओनली नॉवल रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग इज, रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने जंगल बुक लिखा है, तो द ओनली नॉवल जो उनके द्वारा लिखा हुआ एकमात्र नॉवल है वो कौन सा है? लॉर्ड जिम, द जंगल बुक, द सीक्रेट एजेंट, किम। उनके द्वारा लिखा हुआ एकमात्र नॉवल जो है उसका नाम है किम, दैट इज किम। किम जो है उनके द्वारा लिखा हुआ नॉवल है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल कि केवीएस की सीरीज़ ख़त्म होते ही, क्योंकि DSSS पीजीटी का भी एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है, तो मैं DSSS पीजीटी की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूँगी केवीएस की सीरीज़ ख़त्म होते ही। यूपी टीजीटी वालों, पीजीटी वालों परेशान मत हो, तुम्हारा भी शुरू करूँगी, साथ के साथ वो भी चलेगा। लेकिन अभी मार्च में एग्ज़ाम है DSSS पीजीटी का, तो उससे पहले वो जो है DSSS पीजीटी की सीरीज़ ख़त्म करवा दूँ, फिर तो आई एम ऑल योर्स केवीएस यूपी टीजीटी पीजीटी। ठीक है, तो ये रहा किम जो इसका आंसर। द एक्सप्रेशन एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर अकर्स इन, कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें किस में देखने को मिलता है? क्रिस्टबेल, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ये सारे जो वर्क्स है ये कॉलरिज के वर्क्स है, और ये जो एंसेस्ट्रल वॉइस प्रोफेसिंग जो है ये देखने को मिलता है हमें कुबला खान, जो कि एक फ्रेगमेंट, एक अधूरी पोएम है किसकी? कॉलरिज की। कॉलरिज जो कि बिलोंग करते थे रोमांटिक एज को। आर्थर मिलर्स द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज चीफली अबाउट, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आर्थर मिलर के क्वेश्चन भी एलडीसी के उसमें पूछे गए थे। मैंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। तो देखिए अब देखिए क्या होता है, 23 को पेपर ही है, फिर भी मतलब आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसमें दे सकूं। और आपको मैंने अपना रीज़न भी बताया है कि किस तरीके का पेपर उन्होंने बनाया था, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करा चुके हैं, तो जो उनके पास रेडीमेड मटीरियल था उसमें से उन्होंने कुछ क्वेश्चन निकाल लिए थे, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिए थे। चूँकि उन्होंने टीजीटी का जब एग्ज़ाम कराया था एग्जैक्टली एलडीसी के बेसिस पर ही करवाया था, तो इसी को सोचते हुए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आर्थर मिलर्स द डेथ ऑफ अ सेल्समैन। आर्थर मिलर जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, उनका डेथ ऑफ अ सेल्समैन चीफली अबाउट है किसके? अमेरिकन ड्रीम्स के बारे में, दैट इज अबाउट अमेरिकन ड्रीम।
द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, मर्डरस और इनोसेंस, हालांकि इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है कि इनोसेंस ऑफ सी पर्सोनिफिकेशन भी है, लेकिन जो बिल्कुल एविडेंट होती है फिगर ऑफ स्पीच वो कौन सी है इसमें, दैट इज ऑक्सीमोरोन, क्योंकि इनोसेंस मासूमियत और कैसी कातिल मासूमियत, तो दैट इज मर्डरस इनोसेंस, ये है ऑक्सीमोरोन. ड्रीम प्ले इज अ फेमस वर्क ऑफ, दैट इज स्ट्राइनबर्ग, जोटा, AC स्विनबर्न, एमी लॉवेल. तो जो ड्रीम प्ले जो वर्क है, इट इज अ फैंटेसी प्ले इन 14 scenes बाय स्ट्राइडनबर्ग. Who is not a member of the Bloomsbury group? This is a group by this is a small group by intellectuals जिसकी जो लीडर थी that was वर्जीनिया वुल्फ. इसमें E.M. फॉस्टर थे, लियोनार्ड वुल्फ जो कि वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड थे वो थे लिटन स्ट्रैची, जिनका बहुत ही फेमस वर्क है एमिनेंट विक्टोरियंस. इनमें जो नहीं आते हैं वो आते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप. तो इसका आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. Who is the pioneer of the aesthetic movement? Aesthetic movement सौंदर्य, यानी कि जिसका जो मोटो था दैट आर्ट फॉर आर्ट सेक, ला आर्ट ला जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक जिसे कहते हैं, और जिसका मतलब ये था कि वेन एवर यू सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट डोंट ट्राई टू पुट एनी मॉरल वैल्यूज इन इट बिकॉज आर्ट फॉर आर्ट सेक. और ये विक्टोरियन आइडियलिज्म के अगेंस्ट था. तो एस्थेटिक मूवमेंट के जो पायनियर थे दैट वाज वॉल्टर पीटर, दैट वाज वॉल्टर पीटर. द ऑथर ऑफ लेस फ्यूज डी मॉल इज, ये एक फ्रेंच पोइटिक कलेक्शन है, दैट इज फ्रेंच पोइटिक कलेक्शन. थोड़ा सा ये एक कंट्रोवर्शियल पोएटिक कलेक्शन है, और ये जो है बॉडलेयर का, दैट इज बॉडलेयर, फ्रेंच कलेक्शन ऑफ पोएम, दैट्स बॉडलेयर. बॉडलेयर का कलेक्शन है ये. इन शॉज प्ले, ये क्वेश्चन भी इस तरीके का LDC में पूछा गया था. इन शॉज प्ले अ प्रोफेसर चेंजेस द लाइफ ऑफ अ फ्लावर गर्ल. ये जो शॉ का वर्क है जिसके लिए उनको ऑस्कर और भी मिला था, मतलब ये जो वर्क है इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मूवी माय फेयर लेडी, और ये है पिग्मेलियन, दैट इज पिग्मेलियन. पिग्मेलियन, ये जो है पिग्मेलियन था, जिसमें ये एक्चुअली आधारित है एक ग्रीक जो कहानी है जिसमें एक जो स्टैचू बनाता है, ही फॉल्स इन लव विद हिज ओन स्टैचू. तो पिग्मेलियन में एक प्रोफेसर जो है एक फ्लावर गर्ल को, एक फ्लावर गर्ल से एक जो है क्लासी वुमन के बनने की कहानी है, दैट्स पिग्मेलियन. The story in which Kamala Das refer to a lesbian relationship is, Kamala Das जो कि कही जाती हैं मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, और इन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप जो बताई है, शी इज़ नोन फॉर हर कन्फेशनल पोएम. द मेन थीम ऑफ हर पोएम्स वॉज लव, एंड लेस्बियन रिलेशनशिप जो बताई है उन्होंने इकबाल, दैट इज इकबाल. द ऑथर ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इज, the author of the home and the world is Gurudev, the Rabindranath Tagore. the home and the world play जो है उनके जो author हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर. मोस्टली लोग रविंद्रनाथ टैगोर को जो जानते हैं वो या तो गीतांजलि या गोरा की वजह से जानते हैं, मगर ये भी उनका एक वर्क है, द होम एंड द वर्ल्ड, रविंद्रनाथ टैगोर. In which of the following novels in the incidents relating to the declaration of emergency in India figure? Bombay Duck, A Suitable Boy, Such a Long Journey, and English August and Indian Story. तो ये जो है जिसमें emergency के बारे में बताया गया, that is Such a Long Journey, and this is a novel by Shashi Tharoor. ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया नॉवल है सच अ लॉन्ग जर्नी, और सूटेबल बॉय विक्रम सेठ का है. अमेरिकन ड्रीम इज द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन एडवर्ड एल्बीज. एडवर्ड एल्बी के अमेरिकन ड्रीम किसका में नाम है, दैट्स एन अमेरिकन ड्रीम.
दैट इज इन अमेरिकन ड्रीम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से है कि वॉल्ट विटमैन जो कि अमेरिकन पोएट हैं और उन्होंने एक वर्क लिखा है, एक पोएम है जो कि एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसमें अमेरिका को शिप के रूप में एंड अब्राहम लिंकन को दिखाया गया है कैप्टन के रूप में। उसमें क्वेश्चन था कि इनके अलावा और कौन सी जो है वो उनके लिए जो एलिजी लिखी गई है, व्हेन लिलक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, और एक एलिजी ओ कैप्टन माय कैप्टन भी किसके लिए लिखी गई है, दैट इज रिटन फॉर अब्राहम लिंकन। इमेजिज्म, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, इमेजिज्म या तो एसोसिएट है एजरा पाउंड, और अगर एजरा पाउंड ऑप्शन में नहीं है तो टी ई ह्यूम, दैट इज टी ई ह्यूम, इमेजिज्म। एन आइडियल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट, आइडियल ये एक लिटरेरी टर्म है। आइडियल एक पोएम होती है जिसमें कंट्री लाइफ के बारे में बताया जाता है। ये एक्लॉग्स की तरह ही होती है, जैसे अगर आपने स्पेंसर के शेफर्ड्स कैलेंडर जो कि एक्लॉग्स हैं, एक्लॉग्स का मतलब ही होता है गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित जो कविताएं होती हैं। तो आइडियल भी क्या होता है, पिक्चरस कंट्री लाइफ, कंट्री मीन्स गांव की लाइफ के बारे में, पिक्चरस कंट्री लाइफ के बारे में बताने वाली जो पोएम होती है उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल। यू आर आनंद मूर्ति's novel संस्कारा was translated from कन्नड़ into English by, यू आर संस्कार अनंत मूर्ति की जो नॉवल संस्कार है उसे ट्रांसलेट करा था कन्नड़ से इंग्लिश में ए के रामानुजम। ए के रामानुजम जिनकी जो पोएम ओबिचुरी आपने पढ़ी होगी, इसके अलावा वो जो है एक बहुत ही एमिनेंट राइटर हैं, और ए के रामानुजम ने संस्कार नॉवल को कन्नड़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ द थीम ऑफ फ्रीडम ऑफ मुस्लिम वुमेन, ये जो है किसने जो है ये लिखी है, इनमें से कौन सी में फ्रीडम ऑफ मुस्लिम विमेन के बारे में बताया गया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको अनीचन के बारे में भी बताया था, और ये है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम इन कस्टडी, द डार्क होल्ड्स नोट, और अनीता देसाई की है, और शशि देशपांडे की है, द शेडो लायन अमिताभ घोष की है। सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम ये जो वर्क है इट इज़ ऑन द थीम ऑफ फ्रीडम ऑफ मुस्लिम विमेन, और ये है अनीता हुसैन के द्वारा लिखी गई नॉवल है, दैट इज बाय अनीता हुसैन। द टेक्निक यूज्ड इन द लाइन समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, ये फ्रॉस्ट की पोएम है मेंडिंग वॉल। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, इसका जो सही वो होता है देयर इज समथिंग दैट डजंट लव अ वॉल, ये सही जो है वो तरीका था लिखने का। लेकिन जब वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है इट इज़ नोन एज इनवर्जन, वर्ड ऑर्डर को चेंज करना इज नोन एज इनवर्जन। देयर इज समथिंग, देयर इज व्हाट, देयर इज समथिंग, तो प्रोनाउन को यूज़ किया गया है। देयर एक डमी सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आना चाहिए था जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, बट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को ले रखा है, बीच में देयर दे रखा है, डमी सब्जेक्ट को दे रखा है, तो ये वर्ड ऑर्डर को चेंज करा गया फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस एंड इट इज़ नोन एज इनवर्जन। The letter A at different points in the scarlet letter stands for the following ideas except, हथॉर्न की जो नॉवल है स्कारलेट लेटर, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट्री, ए स्टैंड्स फॉर एबल, और ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई है, मैं इसके ऑप्शंस ठीक कर देती हूँ। ये ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई है, इसके ऑप्शंस ठीक कर दूँ। ये एडल्ट्री, एबल, एंजल एंड एपेटाइट, ये इस तरीके से था। तो इसमें ये चार ऑप्शंस हैं इसके कि द लेटर ए एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्कारलेट लेटर स्टैंड्स फॉर द फॉलोइंग आइडियाज एक्सेप्ट, जो ए जो पहनती है हेस्टर प्रीन जो पहनती है,
जब वो पकड़ी इसको इसका हस्बैंड नहीं है एंड वो एक जो अमेरिका में जो जगह दिखाई है कि उसमें प्यूरिटन्स का जो उसमें जगह जो है वो दिखाई है, प्यूरिटन रूल्ड अमेरिकन जो है उसमें दिखाया गया है एंड शी इज़ गोइंग टू गिव बर्थ to a baby whose father's name is she is not ready to disclose, and that is why she was charged, because she was charged as an adulteress, and she had to face that case, and people wanted to see shame on her face, but she was not at all shameful on her act, and later on it was disclosed that she with whom she had relationship. So there is adultery, there's Abel, there's angel, but nowhere it is mentioned that letter A stands for appetite. उसको जो हेस्टर थी उसको जो A letter था, she had to wear that letter A on her dress, बट बाद में वो एडल्ट्रेस से वो चीज़ चेंज होकर वो बहुत अच्छी सीमस्ट्रेस थी तो लोग उसकी को एबल मानने लगे. शी यूज टू हेल्प अदर्स, दैट इज़ वाई पीपल स्टार्टेड ट्रीटिंग हर एज एन एंजल. मगर एपेटाइट यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए एपेटाइट वर्ड ए के लिए कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है. Now the next question is, John Crow Ransom's God Without Thunder, an unorthodox defense of orthodoxy, is an attack on politicization of life, moral disintegration, science for not destroying the mystery of God, science for not bringing man the promised happiness. एक बार इसके भी ऑप्शंस में देख लेती हूँ. फॉर साइंस फॉर नॉट नहीं है इसमें, साइंस फॉर डिस्ट्रॉइंग द मिस्ट्री ऑफ गॉड कोई है ना, देख के पता चल जाता है कि ऑप्शन में गड़बड़ी है. साइंस फॉर डिस्ट्रॉइंग द मिस्ट्री ऑफ जॉन क्रो रैंसम ने गॉड विदाउट थंडर में एक जो अटैक है कि साइंस ने भगवान के रहस्य पे को डिस्ट्रॉय कर दिया. तो दैट सी. मार्क, अ रेप्यूटेड इंडियन जर्नल ऑफ आर्ट्स वॉज एडिटेड बाय, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट वाज एडिटेड बाय मुल्क राज आनंद. वैसे मैं कह तो नहीं हूँ ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बट आई रियली विश कि जिस तरीके का मैंने सोच के अंदाज़ा लगा के, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने एलडीसी में पूछे हैं वैसे ही मैंने उसको कैदर करने की कोशिश करी है. अब मेरा ये प्रयास सफल हो, बाकी तो ऊपर वाला ही जानता है सर. Which of the following novels by R.K. Narayan has a character सुशीला? सुशीला कैरेक्टर जो है वो उनके कौन से नॉवल में है? तो दैट इज इन द इंग्लिश टीचर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवल इज. ये मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेट इंडियन नॉवल जिसमें इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, एंड दिस नॉवल इज रिटन बाय शशि थरूर. वो जिनकी इंग्लिश सुन के सब थर थर कांपने लगते हैं, तो दैट इज रिटन बाय शशि थरूर. ये देखिए, नगुगी इन वीप नॉट चाइल्ड कॉल्स द कीनियन यूथ, ये चिनुआ एशबे के और उनके भी पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ये भी क्वेश्चंस कुछ ले लूँ, आए हुए क्वेश्चंस हैं. तो इन वीप नॉट चाइल्ड कॉल्स द कीनियन यूथ टू बिल्ड द नेशन. अब उसके बाद आता है डायस्पोरा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायस्पोरा? डायस्पोरा का मतलब होता है कि जब जो इंडियंस होते हैं, या इंडियंस नहीं, कोई भी कंट्री के लोग जब दूसरी कंट्री में चले जाते हैं एंड वो दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ रहकर वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देश के बारे में लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायस्पोरिक राइटिंग. ठीक है, तो यहाँ पर डायस्पोरा का मीनिंग है द मूवमेंट ऑफ पीपल टू अ कंट्री अवे फ्रॉम देयर ओन, तो दैट इज डायस्पोरा. एंड डायस्पोरिक राइटिंग होती है, जैसे झुम्पा लहरी वगैरह की राइटिंग्स को डायस्पोरिक राइटिंग कहा जाता है. इवन कमला मार्कंडे, उनके राइटिंग को भी डायस्पोरिक कहा जाता है. वाई? बिकॉज दे आर रिजाइडिंग इन सम अदर कंट्री एंड दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, and from that point of view, from superficial point of view, they are writing about India. So that is diasporic. Diaspora वैसे यही होता है कि when you move from your own country to some other country, that is diaspora. What is the chronological sequence of the Chinua Achbe's African trilogy? Chinua Achbe जिनके बारे में आपको पता है, Things Fall Apart जो उन्होंने लिखी है, तो Things Fall Apart, No Longer at Ease और एरो ऑफ गॉड, यही है उनका जो ट्रायलॉजी का
सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, ट्रायोलॉजी कह रही हूँ, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो ये हुए कुछ क्वेश्चंस हमारे। उसके बाद है पेरीफ्रेजेस विच इज अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच और राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज। पेरीफ्रेजेस घुमा फिरा के कहना, उसको घुमा फिरा कर कहना। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। सर्कमलोक्यूशन, सर्कल घुमा फिरा कर, लोक्वा डायलॉग घुमा फिरा कर बोलना, तो दैट इज सर्कमलोक्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरोडी ऑफ गोथिक नॉवेल्स। गोथिक नॉवेल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे लिखने। और गोथिक नॉवल में मध्यकालीन युग कैसल्स एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वगैरह को लिया गया था। द कैसल ऑफ ट्रेंटो, हॉरेस वॉलपोल का ये उनका पहला जो नॉवल था। इसके उस पर लिखा था, फ्रैंकेनस्टीन लिखा था मैरी शैले ने, उसको वैसे पहला साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। लेकिन इसकी पैरोडी किसने करी है? इसकी पैरोडी करी गई है इसकी पैरोडी है नॉर्थएंगर एबे में। इसकी पैरोडी है नॉर्थएंगर एबे। ये मिस्ट्रीज ऑफ वुडोल्फो और ये सब तो है ही, जो है ये फ्रैंकेनस्टीन एंड मिस्ट्रीज ऑफ वुडोल्फो है। जेन आयर एक सिंपल सा डोमेस्टिक सा नॉवल है, लेकिन जो नॉर्थएंगर एबे है इट इज अ पैरोडी ऑफ गोथिक नॉवेल्स। The term resonance and wonders are associated with William Emerson, Terence Hawkes, Roland Barthes and Stephen Greenblatt। तो ये जो टर्म्स हैं रेजोनेंस एंड वंडर, ये एसोसिएटेड है स्टीफन ग्रीनब्लेट के साथ। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ जो क्वेश्चंस मतलब जो अभी मतलब एक ये क्वेश्चन थे, कुछ ये लिए, कुछ अभी मैं ये देख रही हूँ कुछ ग्रामर वामर के क्वेश्चन भी हैं क्या। हाँ लिए तो थे वैसे मैंने ग्रामर के क्वेश्चन भी, लेट मी चेक। लास्ट में ही ले रखे होंगे। One second only. यस, अब इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, वी.एस. नायपॉल्स इंडियन ट्राई, ये वी.एस. नायपॉल जिनके एक बहुत फेमस निसिमस किल ने भी इनका नायपॉल्स इंडिया एंड माइन, इनका एक जो ये ऐसे है इन्होंने भी लिखा है। वी.एस. नायपॉल ने इंडियन ट्रैवल ट्रायोलॉजी जो है उसमें एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, और तीसरा पार्ट कौन सा है? तो तीसरा पार्ट है इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ। तो वो है इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ। एन इमेजिनरी लाइफ टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रोमन पोएट। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ एन इमेजिनरी लाइफ है क्या। ये एक मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। दैट इज अ नोवेला, इमेजिनरी लाइफ। ये एक नोवेला है बाय डेविड मडोल्फ। और इसमें जो है उन्होंने ओविड के बारे में बताया है। एन इमेजिनरी लाइफ टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रोमन पोएट, ओविड के बारे में बताया है व्हेन ही वाज एक्साइल्ड। तो उनके बारे में बताया, एक नोवेला है, दैट्स अ नोवेला बाय डेविड मडोल्फ, और इसमें उन्होंने रोमन पोएट ओविड के बारे में बताया है। ओविड के बारे में बताया है, हाँ ओविड के बारे में ही बताया है। थोड़ा थोड़ा सा ही देखना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज यू पिक्चर पोएसिस अपीयर्स इन। ये जो वर्क है ये हॉरेस का वर्क में से लिया गया है, जिसका है आर्स पोएटिका। ये वर्क है हॉरेस का, और इसका जो मतलब है वो ये है
एज इज पेंटिंग सो इज पोइट्री, इसका मतलब है एज इज पेंटिंग सो इज पोइट्री, जैसी पेंटिंग होती है ऐसी ही पोइट्री होती है। तो ये लिया गया है, ये जो लैटिन फ्रेज है ये लिया गया है आर्स पोइटिका जो कि है हॉरेस की। ठीक है जी, ये हॉरेस के उससे लिया गया है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डेविड मैं उसको गलत लिख गई, मेलोफ है वो, डेविड मेलोफ है जी। मैं एक गलती से उसको ये मेडोल्फ लिख गई, ये डेविड मेलोफ है। भैया मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती क्यों करूँ, मैं कई बार अपनी राइटिंग खुद ही नहीं समझ पाती हूँ, इसीलिए मैं जो है गलती कर देती हूँ। दिल गलती कर बैठा है, कर बैठा है। तो ये जो है भाई, ये हाँ है, ये रोमन पोएट ओविड के बारे में ही, ड्यूरिंग हिज लाइफ इन एग्जाइल। भाई बीच में गलती कर दी थी तो मैंने ठीक करवा दी है। और ये है हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवल मोबी डिक। मोबी डिक जो है हर्मन मेल जो कि कौन जो है उसका उसका मोबी डिक नॉवल का नरेटर कौन सा? मोबी डिक इज द नेम ऑफ अ वेल, वेल का नाम है, हर्मन मेलविले की ये बुक है, नॉवल है। तो मोबी डिक इज द नेम ऑफ अ वेल। तो इसमें इसका जो कौन जो है इसका नरेटर है, कैप्टन अहाब नहीं है जी, जिसे किंग लियर से कंपेयर करा गया। ये जो है मोबी डिक पूरी जो नॉवल की स्टोरी सुनाता, दैट्स इश्माइल, दैट्स इश्माइल। कीट्स हाइपीरियन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आप लोगों को पता है कीट्स हाइपीरियन इज रिटन इन। कीट्स ने जो हाइपीरियन लिखी है वो किस फॉर्म में लिखी है? तो कीट्स की जो हाइपीरियन है दैट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। कीट्स की हाइपीरियन, और एक बार मुझे भैया चेक भी कर लेती हूँ, वैसे तो ब्लैंक वर्ड्स ही है, दैट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ये इनकी एक लॉन्ग पोएम है हाइपीरियन जो है। और इसको तो मैंने इसका कुछ पार्ट जो है वो नहीं, हाइपीरियन का थोड़ी पढ़ाया था मैंने। हाइपीरियन लिखी गई है ब्लैंक वर्ड्स में, हाइपीरियन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसमें थोड़े कैसे कैसे बात करूं, मैं भी पागल हो गया, दिमाग चल गया मेरा कभी कभी। ठीक है, अब द सेटिंग ऑफ कीट्स ईव ऑफ सेंट एग्नेस। कीट्स जो कि एक रोमांटिक एज के पोएट थे, बहुत कम उम्र तक जिए, एंड ही डाइड ऑफ जो है कंजम्पशन। ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो उनका वर्क है, जिसे कई बार ये भी कंपेयर करते हैं कि इसमें रोमियो एंड जूलियट की झलक देखने को मिलती है, बस उसकी एंडिंग हैप्पी है। और ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो है उसकी जो सेटिंग दिखाई गई है वो दिखाई गई है मेडिवल, मध्यकालीन युग की दिखाई गई है। त्रिदेव इज अ प्रोटैगनिस्ट इन अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जिन्होंने जो वर्क लिखा है भाई, शैडो लाइन्स उनका वर्क है। और त्रिदेव जो है वो इसमें जो है प्रोटैगनिस्ट है, वो है भी किसमें? शैडो लाइन्स। शैडो लाइन्स जो उनका बहुत ही फेमस वर्क है। अब ये तो थे भैया आपके क्वेश्चंस जो हैं, ये ग्रामर के क्वेश्चंस थे। अब हम जरा सॉरी लिटरेचर के क्वेश्चंस थे, अब जरा हम जो हैं ग्रामर के क्वेश्चंस ले रहे हैं। 1 मिनट का टाइम और दीजिएगा। Select the quantifier determiner in the given sentence. I have some money in my purse. Select the quantifier determiner, क्वांटिटी बताने वाला। जो क्वांटिटी बताने वाले होते हैं उसमें तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे अगर सम लग जाता है तो वो क्वांटिटी बताने वाला हो गया। काउंटेबल के आगे लग जाता है तो न्यूमरल हो जाता है। तो मनी जो है इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले सम लग रहा है, तो ये आपका हुआ डिटर्मिनर, दैट इज ये हुआ आपका क्वांटिफायर। अगर यही चीज अगर आपका अनकाउंटेबल सॉरी काउंटेबल नाउन के पहले लगता तो यही चीज आपका न्यूमरल होता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। द सन डैश इन द वेस्ट डायरेक्शन, द सन डैश इन द,
भाई सन सूर्य ईस्ट में उगता है, पूर्व में जो है वो सेट होता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, द सन सेट्स इन द वेस्ट, या द सन सेट्स इन वेस्ट, या इन द वेस्ट, या इन द वेस्ट डायरेक्शन। आई डिड प्ले बास्केटबॉल, ये इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस आए भी थे। ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है? तो डिड आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आई एक्सपेक्ट होगा ये, आई एक्सपेक्ट वॉट? दैट आई शेल गेट अ प्राइज, कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे प्राइज मिलेगा। दैट आई शेल गेट अ प्राइज, तो ये क्लॉज जो है इसमें, ये क्लॉज है। इसमें इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा क्लॉज पूछना है, लेकिन इसमें दिया हुआ है, तो ये है नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और नाउन क्लॉज है। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर नोन टू मॉडिफाई। डिटर्मिनर्स किसे मॉडिफाई करते हैं? डिटर्मिनर्स सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ए एंड द, सम, एनी वगैरह। ये सारे के सारे केवल किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव? फिर क्वांटिटेटिव पूछा गया। सम एंड दोज दिस, दोज एंड दिस जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। एंड जो है वो आर्टिकल है डिटर्मिनर ही, एक के लिए यूज़ किया जाता है। और वॉल साउंड के पहले। सम जो होता है वो क्वांटिटी बताता है जब अनकाउंटेबल के पहले लगता है, तो इसीलिए सम हो गया हमारा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। आई डैश अ कार लास्ट मंथ, तो ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भैया। लास्ट मंथ के हिसाब से हो गया पास्ट का जो इसमें बताया जा रहा है, तो आई बॉट अ कार लास्ट मंथ। विच टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन? यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन जिस टेंस में बताया जाता है कि अगर वो हम उसका कोई वर्ड पास्ट में भी बोलें, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन होता है, हैबिचुअल तो नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो हमेशा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन अगर बोलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बोला जाता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए तो ये भी है कि अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में भी बोल रहे हैं तो भी यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर देयर? क्लॉजेज दो ही तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहाँ पर मतलब एक दो तरीके के क्लॉजेज जो इसमें के हिसाब से दो तरीके के क्लॉजेज जो हैं वो दिए हुए हैं कि अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो वो प्रिंसिपल का ही चूंकि पार्ट माना जाता है, तो दो होते हैं प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। The dog followed the boy wherever he went. Identify the type of clause. The dog followed the boy kahan? Wherever he went. So that is adverb clause. That is adverb clause. Select the most appropriate option. I do is an example of. So I do is an example of present indefinite tense. It is an example of present indefinite tense. A clause is a group of words having a dash and dash of its own but it forms part of a sentence. एक क्लॉज वो होता है जिसमें उसका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। You dash fall ill if you eat all of that. इफ से चल रहा है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा, तो इसलिए आएगा यू विल फॉल ill if you eat all of that. खत्म हो गए हैं क्वेश्चंस, और देख लूँगा कोई सा क्वेश्चन रह तो नहीं गया। अगर रह गया होगा तो मैं लिख के समझा दूंगी जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं समझाने की नहीं हूँ। मैं एक मिनट देख लूँ। नहीं जी, हो गए हैं, 49 ही क्वेश्चन थे हमारे पास, तो मैंने 49 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए। अब आप लोग जो है भाई देखिए, मैंने भी अपनी तरफ से क्वेश्चन छांट के करा रही हूँ। आज 20 तारीख है
और 2 दिन और करवाऊँगी उसमें ग्रामर लिटरेचर को मिक्स करके। अब भई जैसा भी पेपर आएगा, अब क्या कहूँ, बस कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो ऊपर वाला साथ दे, और कम से कम इसमें से 10-15 क्वेश्चन भी आ जाएँ तो बहुत है लिटरेचर के। ग्रामर का तो जैसा मैं करा रही हूँ वही चीज़ें जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि वर्ड फॉर वर्ड क्वेश्चन पूछा लिया जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेट है जैसा है वही पूछा जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।